हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में मैं सीए दीपक पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ रिवीजन क्लासेस क्लास 12 की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के रिवीजन लेक्चर के बारे में और देखेंगे हम कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या है। चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको सारे चैप्टर के जो रिवीजन वीडियोज़ है और जो रिवीजन नोट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे और जो भी आपको वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन पे अभी जो नोट्स देख रहे हो, यही नोट्स आपको सेम टू सेम मिलेंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। यानी कि हमको अकाउंटिंग करना तो आ गया क्लास 11th में। अब हम सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अच्छा, तो 3 टाइप के फर्म होते हैं। 3 टाइप के फर्म होते हैं। कौन से टाइप्स के फर्म होते हैं? 3 टाइप के फर्म होते हैं। पहला होता है प्रोप्राइटरशिप। क्या हो गया इसको? पहला हो गया प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हो गया पार्टनरशिप और तीसरा हो गया कंपनी। 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। हमने प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th में सीख लिया, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। वो था हमारा प्रोप्राइटरशिप। अब हम आ गए पार्टनरशिप और इसके बाद हम आएंगे कंपनी में। ठीक है, तो पार्टनरशिप यानी क्या? जब एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस चलाते हैं साथ में मिलकर, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, आइए अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर, 2 तो कम से कम होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ऐसे पार्टनर्स जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे और लॉस को भी शेयर करेंगे। यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट लिखा है, पर प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि या तो सब मिलके काम करेंगे या तो कोई एक बंदा सबके लिए काम करेगा। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आप सब मिलके काम कर सकते हो, या तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो खाली पैसा लगाते हैं, काम नहीं करते। तो अगर कुछ पार्टनर ऐसा है जो खाली पैसा लगा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स होता है? सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन यानी कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। पर मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 50 लोगों की मैक्सिमम पार्टनरशिप हो सकती है। उससे ऊपर करना है तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पर आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब एग्रीमेंट में आते हैं। एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब हो सकता है एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो, दोनों भी चलेगा। एग्रीमेंट रिटन होगा तो भी चलेगा, अगर आप मुंह से बोल के पार्टनरशिप करोगे तो भी चलेगा। पर अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसका फ़ायदा है कि आप उसको लॉ में ले जा सकते हो। अगर कोई कल कुछ आगे कुछ बोलता है तो आप उसको लॉ में प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो रिटन होना ज़्यादा अच्छी बात है, ओरल भी हो सकता है। और इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। आई होप आपको ये एग्रीमेंट वाली बात समझ आई होगी। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स होते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जब भी जहाँ पर भी बिजनेस हो तो बिजनेस लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है तो उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे।
अगर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है तो उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लैंड खरीदा, आपने लैंड जॉइंट ओनर बन के खरीदा, यानी कि आधा आधा पैसा दिया। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का लैंड था, 1 करोड़ आपने दिया, 1 करोड़ आपके फ्रेंड ने दिया, तो आपने ज़मीन खरीदी तो आप इसके जॉइंट ओनर हो गए। यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट। It's if some person join hands to run some charitable activity, it will not be called partnership। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, यानी कि अगर कोई चैरिटी के लिए काम कर रहा है, आप और आपके दोस्त 5-6 जन मिलके गरीबों को खाना बांट रहे हो, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है। Further, if a partner is deprived of his right to share the profits of the business, he cannot be called as partner। अगर किसी का राइट टू शेयर प्रॉफिट्स जो है वो लैप्स हो गया, तो उसको पार्टनर नहीं मानेंगे। यानी कि पार्टनर मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो सारे मिलकर बिजनेस करें, या तो कोई एक बंदा बिजनेस करे बाकी सारे बंदों के बदले, और अगर वो एक बंदा बिजनेस करता है बाकी सारे बंदों के बदले, तो वो जो भी काम करेगा उसके लिए जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, 5 पार्टनर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अब कंस्ट्रक्शन करना तो एक ही पार्टनर को आता है, बाकी 4 पार्टनर पैसे लगाकर बैठे हैं। अब मान के चलो फ्यूचर में कोई भी गलती होती है उस पार्टनर से, तो उसके लिए बाकी के चारों पार्टनर भी लायबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। सिंपल। ठीक है, फिर आते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। कैसे? ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज यू कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एजेंट इसीलिए है क्योंकि एजेंट जो भी रहता है वो अपने प्रिंसिपल से बाउंडेड रहता है, तो आप जो है यहाँ पर दूसरे पार्टनर से बाउंडेड हो, इसीलिए आप एजेंट हो। और प्रिंसिपल इसलिए हो क्योंकि आपके काम से दूसरे लोग बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ही कैन बी बाउंड, वो बाइंड भी हो सकता है और उसके ऊपर कोई बाउंड भी कर सकता है, तो वो प्रिंसिपल भी हो गया और एजेंट भी हो गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, है तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर, पर आपको बेसिक से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बेस से समझा रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड जिसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं पार्टनरशिप के क्या होंगे, वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन हमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हमेशा रिटन एग्रीमेंट बनाना चाहिए। मैंने आपको बताया हमेशा रिटन एग्रीमेंट बनाना चाहिए और वो साइन और रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partner which contain the terms and conditions. It is also called articles of partnership। इसी पार्टनरशिप डीड को हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहना चाहिए? सबसे पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जहाँ पर आपकी फर्म है, जहाँ पर आपका बिजनेस है, वहाँ का नाम, आपके बिजनेस का नाम और पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो भी बिजनेस में पार्टनर है वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उनका एड्रेस और उनका नाम। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का नेचर कैसा है, क्या आप कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हो, क्या आप स्कूल चला रहे हो, क्या आप जिम चला रहे हो, क्या आप इंडस्ट्री चला रहे हो, जो चला रहे हो वो आपको यहाँ पर बताना है। ड्यूरेशन, क्या आपकी पार्टनरशिप विल पे है, विल यानी कि जब मर्जी, जब तक मर्जी है तब तक चलाएंगे, या फिर कोई ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्ट वाइज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रोड बनाने का ठेका मिला, रोड जो है वो 1500 किलोमीटर का है, तो आपने एक पार्टनरशिप बना लिया और क्या डिसाइड किया कि 5 साल के अंदर जब ये रोड बन जाएगा तब हम पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे। तो ये ड्यूरेशन जो है ये आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कुछ ना कुछ पैसा लाता है फर्म के अंदर, कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और अगर वो कोई ड्राइंग्स करता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसकी जनरल एंट्रीज भी आएगी। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, कौन से रेशियो में प्रॉफिट बांटने वाले हैं वो। अगर कोई लोन दिया तो लोन का इंटरेस्ट भी होगा। पार्टनर का सैलरी और कमीशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एसेट का मेथड, अकाउंटिंग पीरियड कौन सी है फर्म की वो, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका क्या करना है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, कौन से रूल को फॉलो करना है एडमिशन और सेटलमेंट के समय, यानी कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर जा रहा है तो कौन से रूल को फॉलो करना है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म का रिकॉर्ड अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करना है, ऑडिटिंग कौन करेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से जो है पार्टनरशिप कमेंस हो रही है ये। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। अब बेनिफिट क्या क्या है पार्टनरशिप डीड बनाने के, मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, राइट ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ रेगुलेट होती है सारे पार्टनर की, सबको पता है किसको क्या काम करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं ईजिली, और जो भी अकाउंट है उसको ईजिली सेटल कर सकते हैं अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, ठीक है, नहीं बनाया आपने पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, समझ लो ए और बी है, ए और बी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। ए ने फर्म में डाला 1 करोड़, बी ने फर्म में डाला 1000 रुपये। ए ने फर्म में डाला 1 करोड़, बी ने फर्म में डाला 1000 रुपये, पर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर ए 1 करोड़ डाला है तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी 1000 रुपये डाला है, बी को कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दोनों को प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा, दोनों को प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा। तो सर यहाँ पर ए को तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया, क्योंकि उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, इसीलिए उसको नुकसान हो गया। अगर उसने एग्रीमेंट बनाया होता तो उसको नुकसान नहीं होता। पहली बात समझ आई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कोई भी कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स भी नहीं लेंगे। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ आ गया, ठीक। सैलरी और कमीशन देना है क्या, नहीं देना, कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। मेरा एक सवाल आपसे, तो अगर एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप चलाया, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप चलाया। अब एक बात बताओ, ए और बी मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं, पर ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ए काम कर रहा है, बी नॉन वर्किंग पार्टनर है, बी काम नहीं कर रहा है। ए काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, पर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या सैलरी मिलेगी ए को,
ए काम कर रहा है तो भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ए काम कर रहा है तो भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ए तो डिमांड करेगा सैलरी, क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है। ए तो बोलेगा ना भाई मेरे को सैलरी दो, पर सैलरी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इन्होंने। तो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ए ने लोन दिया, ए ने लोन दिया और अगर कोई डीड नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो भी हमको 6% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम। तो आपको कुल मिला के 5 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बटेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, सैलरी नहीं, पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ठीक है, समझ आई आपको बात? ठीक है, अब इक्वली बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखना ये दोनों वर्ड में कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर कैपिटल लिखा है, यहाँ पर लोन लिखा है। लोन वाले पे इंटरेस्ट है, कैपिटल वाले पे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर। देखो अभी तक हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी भी हम लोग यही बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों लेकर आए? क्योंकि अब हम यहाँ से सारे पार्टनर्स की चीज़ें बांटेंगे। पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी पार्टनर्स को बांटना होगा वो बांटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी। पर भैया आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सैलरी को नहीं बांटना है। यहाँ पर बोला ना नहीं बांटना है, क्यों बांट रहे हो? भाई साहब जब एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं बांटेंगे, पर अगर एग्रीमेंट है तो बांटना पड़ेगा ना। एग्रीमेंट है तो बांटना पड़ेगा, तो जब एग्रीमेंट होगा तब की बात हो रही है। तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सैलरी जो है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। समझ आया? और उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को बांट देंगे। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को बांट देंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज सबसे पहले सीखेंगे हम। जर्नल एंट्रीज क्या है? देखो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो मेरा नेट प्रॉफिट इधर आता है नेट प्रॉफिट इधर, बताओ आता है कि नहीं? आता है। कौन सी साइड होती है ये? डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट किस साइड आएगा? इधर तो डेबिट साइड है, तो जब इसको ब्रॉट डाउन करूंगा तो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट। तो अब इस नेट प्रॉफिट के लिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट। तो देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ। ये पार्टनर है और ये बिजनेस है। ठीक है, पार्टनर है और बिजनेस है।
पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया। अब बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट देगा और प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? जाहिर सी बात है, एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ रहा है पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम। पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। हम एंट्री किसके बुक में करते हैं? बिजनेस के बुक में। तो हमारे लिए क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। अब पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। हमारे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। समझ आया? इजी है। आपको एक ही बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो रहा है। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट लॉस में, इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट होगा ट्रांसफ़र एंट्री में। तो ये देखो, ये यहाँ पर डेबिट था, यहाँ पर हो गया क्रेडिट, और डेबिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिखा आपको? दिखा आपको? ट्रांसफ़र एंट्री में हमेशा उल्टा होता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ट्रांसफ़र एंट्री में हमेशा उल्टा होता है। ट्रांसफ़र एंट्री में इनकम डेबिट होता है, इनकम डेबिट होता है और एक्सपेंस क्रेडिट होता है। ये देखो, ये ट्रांसफ़र एंट्री है। ट्रांसफ़र एंट्री में देखो एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 एंट्री है, आप उसको ध्यान से पढ़ो, ट्रांसफ़र एंट्री को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और एक बात, जब तक ओरिजिनल एंट्री नहीं होगी तब तक ट्रांसफ़र एंट्री नहीं हो सकती। जब तक ओरिजिनल एंट्री नहीं होगी तब तक ट्रांसफ़र एंट्री नहीं हो सकती। अगर हम पार्टनर को सैलरी कमीशन दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर सैलरी कमीशन जो है वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर इस सैलरी कमीशन को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट, ठीक है। और एक बात, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व बना रहे हैं। रिजर्व क्या होता है? फ्यूचर में अगर हमको फंड की ज़रूरत पड़ी तो हम इस रिजर्व फंड को यूज़ करेंगे, ऐसा सोच के हम रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज नल में पानी आ रहा है तो आप पानी को पॉट में भर के रखते हो शाम को पीने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि शाम को इसकी नीड पड़ सकती है। तो ये हो गया रिजर्व। तो वैसे ही हम अपने प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनाते हैं ताकि वो बाद में काम आए। रिजर्व का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है। कौन सा होता है? क्रेडिट। रिजर्व का जो नेचर होता है वो कैपिटल अकाउंट के जैसा होता है। तो रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, तो रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व को करेंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। अब आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से एक एग्जांपल, एक पार्टनर है, एक बिजनेस है। पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो इसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। बिजनेस बोलेगा भाई जब तूने पैसा दिया था तो तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा था, है ना, ले रहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जब मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लूँगा। तो पार्टनर बिजनेस को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है बताओ? बिजनेस के लिए इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंस।
बिजनेस के लिए इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंस। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। समझ आया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्रेडिट हो रहा है? इजी, एकदम इजी। रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं आपको इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ, पर अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो इसको 2-3 बार देखिए आप, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। फिर ट्रांसफर एंट्री, इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमेशा ट्रांसफर एंट्री उल्टी होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आखिरी में जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर को बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। अब आती है आपके काम की चीज़ जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, वो है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो आएगा, नेट प्रॉफिट रहेगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट रहेगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में, उसका अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अभी मेरा एक सवाल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, बिजनेस की इनकम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस की इनकम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो हम इस साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आया, इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आया, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देंगे एक और बी का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सैलरी कमीशन एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। रिजर्व ट्रांसफ़र किया था हमने, रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था, तो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो टू रिजर्व। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बच गया, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच गया वो ए और बी को बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे ए और बी को, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो। तो ऐसे बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप इसके हेल्प से सारे क्वेश्चन बना सकते हो। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया है तो उसको लिखो इनकम साइड में, बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंस साइड में, जितना भी पैसा बचेगा वो आपको पार्टनर को बांट देना है, ठीक है। एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो। ठीक है, ऐसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम आएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनता है, पहला फिक्स्ड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स के अंदर दो पार्ट होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही पार्ट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो, कैपिटल अकाउंट दो पार्ट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में खाली कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल, दूसरा करेंट। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल और करेंट। पर आपको बोला है फ्लक्चुएटिंग तो आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों बाइफरकेट किया गया? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आता है, जो भी नया कैपिटल डालते हैं वो आता है कैपिटल अकाउंट में, और अगर बिग ड्राइंग्स करते हैं, बहुत बड़ा ड्राइंग करते हैं, यानी कि हम कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट बाहर लेकर जाते हैं,
तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट या फिर लॉस, ये सब आता है करेंट अकाउंट में। तो दो अकाउंट में बाइफरकेट हो गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट में बाइफरकेट हो गया, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? जो नया कैपिटल लाते हैं वो, अगर कोई बड़ी ड्राइंग्स करेंगे तो, छोटी ड्राइंग्स करेंगे तो इसी में आएगी। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, स्मॉल ड्राइंग्स, ये आता है करंट अकाउंट। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऑल आइटम्स सारी चीज़ें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। अब एक बात, अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे तो हम बिजनेस के एंगल से सोच रहे थे। यहाँ पर तो बिजनेस को इनकम हो रही थी तो क्रेडिट साइड में, और बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा था तो डेबिट साइड में। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम पार्टनर के एंगल से सोचेंगे। अगर पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट, पार्टनर का एक्सपेंस है तो डेबिट। इजी, ठीक। देखते हैं, ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड मेथड में अच्छा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। जो पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, क्लास 11th में सीखा था हमने। तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है। पहला ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद अगर पैसा लाए तो वो पैसा लेकर गए, कोई बड़ा कैपिटल विड्रॉ किए तो टू कैश या टू बैंक, जो भी बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। ये बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। अब बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, पर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है कि नहीं बताओ? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो इधर, जो भी देगा वो इधर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर के लिए इनकम है तो क्रेडिट। पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट इनकम है तो क्रेडिट। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहा है तो एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, पार्टनर को देना पड़ रहा है तो डेबिट। ड्राइंग्स भी पार्टनर ले जा रहा है तो ड्राइंग्स भी डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड में आ गया। अगर कोई लॉस है तो वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अगर कोई लॉस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और फिर बाद में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो या तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा या तो यहाँ पर आएगा। इजी है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल और करंट ये फिक्स्ड मेथड के हो गए। ठीक है, अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। सबसे पहली जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं। कोई नया कैपिटल आया तो भी इसके अंदर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके अंदर, सैलरी के इसके अंदर, प्रॉफिट भी इसके अंदर, विड्रॉ किया तो भी इसके अंदर, ड्राइंग किया तो भी इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी के अंदर, और लॉस भी इसी के अंदर। यानी कि सारी चीज़ें एक ही अकाउंट को बना दी।
इस अकाउंट को मैं बोल सकता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर करंट अकाउंट इक्वल्स टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। समझ आया? दोनों को प्लस करके ये बन गया। जो भी बैलेंस बचेगा वो या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। बहुत ही ईजी है। अब अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। मैंने आपको बता दिया है, नहीं देना है। अब दो चीज़ें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या तो चार्ज ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जब प्रॉफिट होगा तभी देना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जब प्रॉफिट होगा तभी देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो देना है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, ओनली इफ प्रॉफिट इज अवेलेबल, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कंपल्सरी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कंपल्सरी देना है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही देना है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमको देना ही देना है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के में क्या करना है भाई साहब। पहला केस, अगर हमको लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं देना है क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। लॉस हुआ तो नहीं देना है। सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल देना है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या, तो जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटना है। आइए इसको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा नेट प्रॉफिट जो है 10,000, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट 10,000 है। पार्टनर का कैपिटल ए का है 10 लाख, बी का है 20 लाख। ए का 10 लाख, बी का 20 लाख, और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1 लाख और बी का आएगा 2 लाख। पर क्या हमारे पास टोटल 3 लाख चाहिए? क्या हमारे पास 3 लाख है? नहीं है, हमारे पास खाली 10,000 है। तो अब हम इस 10,000 को बांट देंगे ए और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे बांटेंगे? जो भी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा था
उसका रेशियो निकालेंगे 1:2 और इसको 1:2 में बांट देंगे। समझ आया? समझ आया क्या करना है? अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट नहीं है, अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट नहीं है और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, फिर उसका रेशियो निकालना है और उसके रेशियो के हिसाब से नेट प्रॉफिट को बांट देना है। ठीक है, ठीक है जी। ये बता रहा था हमारा पॉइंट नंबर ए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, यह है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? रिवर्स जाएंगे। देखो, हम कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं कि नहीं बताइए? करते हैं ना। जब हम क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे। यहाँ पर उल्टा कर देना है, प्रॉफिट को माइनस और ड्राइंग को प्लस। तो देखो, सबसे पहले ड्राइंग हो जाएगा प्लस, प्रॉफिट हो जाएगा माइनस। जो भी चीज़ें माइनस हुई होंगी पहले उसको वापस प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हुआ होगा तो उसको प्लस, लॉस पहले माइनस हुआ होगा तो उसको प्लस। जो चीज़ पहले प्लस हुई थी, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस पहले प्लस हुआ था तो उसको माइनस, और सैलरी अगर उसको मिली थी तो माइनस, तो आ जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। समझ आया? अब आप ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक और तरीका, या तो आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये अकाउंट बनाने आना चाहिए। अब इस अकाउंट में आपको सारे बैलेंस दिए होंगे, क्लोजिंग बैलेंस ये सब दिया होगा, खाली आपको ये ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? इस साइड को पूरा टोटल कर दोगे और इस साइड से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका ये वाला बैलेंस, है ना। तो आपको वही यहाँ पर करना है, या तो आप ये फॉर्मेट याद कर लो या तो आप अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, पर यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, नॉट पर एनम। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आपको फ्लैट रेट देना है। फ्लैट रेट, फ्लैट रेट का मतलब है इग्नोर मंथ्स, पे फुल ईयर। अगर आपको परसेंटेज लिखा है पर एनम वर्ड नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, तो आपको पूरे इंटरेस्ट को देना है, कोई भी उसमें मंथ वाला झमेला नहीं करना है। पर अगर परसेंटेज दिया है पर एनम और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो 6 महीने का लगाएंगे। कितने महीने का लगाएंगे? 6 मंथ्स का, 6 महीने का लगाएंगे। कैसे निकालेंगे? ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है तो, और पर एनम वर्ड दिया है तो, ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 6 लेना है अपने को, क्या लेना है? 6 लेना है। अगर डेट दिया है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स डिवाइड बाय 12। ड्राइंग के बाद जितना समय बच रहा है वो डिवाइड बाय 12। अगर इसने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की तो 12 मंथ।
अगर इसने 30 अक्टूबर को की तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स। तो ड्राइंग के बाद जितने समय बचते हैं उतने महीने को लेना है, तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो मेथड होता है, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल मेथड। एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% है, दिख रहा है आपको 9% है। अब ड्राइंग की डेट दी हुई है, पहला 1 मई, दूसरा 31 जुलाई, तीसरा सितंबर 30, चौथा नवंबर 30, फिर जनवरी 1 और मार्च 31। तो पहले हम ये निकालेंगे कि हमारा टाइम लेफ्ट कितना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे थे। तो देखो पहला 1 मई को था, पहला 1 मई को था, तो मई का पूरा महीना लेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो रहा है मेरा 11 महीना, 11 मंथ्स। दूसरा जुलाई 31, तो 31 जुलाई के बाद जुलाई खत्म हो गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6, 7, 8 मंथ्स। 30 सितंबर, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। नवंबर 30 के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। 1 जनवरी के बाद 3 मंथ, क्योंकि 1 जनवरी है तो जनवरी पूरा काउंट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आखिरी में 31 मार्च दिया है तो 0 मंथ। ठीक है। अब अगर सिंपल मेथड लगाना है, अगर सिंपल मेथड लगाना है तो कैसे लगाओगे, 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, सबको वैसे करते जाओगे। 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, तो आपका ये आ जाएगा 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा। फिर 6 डिवाइड बाई 12, 4 डिवाइड बाई 12, 3 डिवाइड बाई 12, तो आपका ये आ जाएगा आखिरी का 0, तो 2295। ये हो गया सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, पहले अमाउंट ऑफ पीरियड लिखते हैं, अमाउंट ऑफ पीरियड लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है आपका प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और टोटल पे 1 मंथ का लगाएंगे। कितने मंथ का, ओनली 1 मंथ का लगाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो 1 मंथ का लगाया हुआ यहाँ पे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू 9/100 इंटू 1/12, तो ये 3,06,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12 इक्वल्स टू 2295। दोनों का आंसर सेम है अगर आप देखोगे तो, ये देखो 2295 यहाँ पर भी था, 2295 यहाँ पर भी है, तो ये होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को और 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट्स विड्रॉ होते हैं, यानी कि हर महीने 100 रुपये कर रहा है या तो हर महीने 2,000 कर रहा है, हर महीने 5,000 कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली। ये केस तभी लगेगा जब अमाउंट सेम हो, हर महीने का अमाउंट सेम हो, डेट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए, यानी कि अगर 15 तारीख को निकाल रहा है तो हर महीने की 15 तारीख को निकाले, 1 तारीख को निकाल रहा है तो हर महीने की 1 तारीख को निकाले, 30 तारीख को निकाल रहा है तो हर महीने की 30 तारीख को निकाले। रेगुलरली ड्राइंग होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए 12 महीने में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम डिवाइड बाई 12। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टोटल ड्राइंग्स तो ले लेंगे हम, अगर 1 महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000, सिंपल। तो टोटल ड्राइंग तो ले लेंगे, पर टाइम कितना लेना है, टाइम कैसे लेना है, टाइम लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2।
यानी कि हमको ये देखना है कि पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे और आखिरी के ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, तो आएगा मेरा टाइम। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप टाइम के पीछे मत भागो, आप इस चार्ट को याद कर लो, आप इस चार्ट को याद कर लो और यही टाइम आपको लगा के आना है, कोई वहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए 6.5, मिडल के लिए 6 और एंड के लिए 5.5, याद कर लो। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हो तो 6.5, मिडल ऑफ द मंथ कर रहे हो तो 6 और एंड ऑफ द मंथ कर रहे हो तो 5.5। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो बिगिनिंग के लिए 7.5, मिडल के लिए 6 और एंड के लिए 4.5। बिगिनिंग के लिए 7.5, मिडल के लिए 6 और एंड के लिए 4.5। अगर आप हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हो आधे साल में और आधे साल के स्टार्टिंग में कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ तो 9, मिडल ऑफ 6 मंथ तो 6 और एंड ऑफ 6 मंथ तो 3। सिंपल, 9, 6, 3 अगर आप हाफ ईयरली ड्राइंग्स कर रहे हो तो ठीक है। फिर मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ लास्ट, अगर आप लास्ट 6 महीने में मंथली ड्राइंग कर रहे हो, लास्ट 6 महीने में मंथली ड्राइंग कर रहे हो, 3.5 बिगिनिंग के लिए, 3 मिडल के लिए और 2.5 एंड के लिए। सिंपल है, सिंपल है। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो आखिरी 6 महीनों के लिए तो आपको क्या लगाना है, तो ये आपको टाइम की वैल्यू मिल गई। अभी टाइम की वैल्यू कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ईजी है। पहले केस में 6.5 कहाँ से आया, अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो हर मंथ के बिगिनिंग में तो आप पहली ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद आपके बुक्स में बचेंगे 12 महीने, तो मैं लूँगा 12 प्लस। आखिरी ड्राइंग करोगे आप 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद बचेगा आपका 1 महीना, तो ये आ जाएगा 6.5। अगर आप मंथ के मिडल में करते हो तो आप करोगे 15 तारीख को, तो पहला ड्राइंग होगा 15 अप्रैल को, पहला ड्राइंग होगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11.5 और आखिरी ड्राइंग होगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद 0.5 महीना और बचेगा। और अगर आप एंड ऑफ द एवरी मंथ कर रहे हो, एंड ऑफ द मंथ, तो पहला ड्राइंग करोगे 30 अप्रैल को, उसके बाद बचेंगे 11 महीने, और एंड ऑफ द मंथ कर रहे हो तो आखिरी ड्राइंग करोगे 31 मार्च को, उसके बाद बचेंगे 0 महीने, तो आ जाएगा 5.5। वैसे ही आपको क्वार्टर का भी निकाल सकते हो, क्वार्टर का भी सेम होगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर वैसे ही आपको निकालना है मंथ वाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ याद कर लो, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट 6% मैंने आपको बताया, 6% देना है अगर कोई भी डीड नहीं बोलती तो। अब अगर पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट दे रहे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसके बाद अगर रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रेंट भी डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, यानी कि रेंट कंपल्सरी देना है, कंपल्सरी पे करना है। रेंट कंपल्सरी पे करना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालना है, लोन इंटू रेंट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम डिवाइड बाय 12, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट, अगर कोई गलती हुई है कैपिटल अकाउंट बनाने में तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे, अगर कोई गलती हुई है तो उसको कैसे सुधारेंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे ये वाला। अब अगर पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है तो वो क्रेडिट होती है, और पार्टनर से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो डेबिट होती है, इतना तो आपको नॉलेज है, ठीक है। अब अगर गलती हुई है तो गलती को सुधारेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला अमाउंट टू बी गिवन क्रेडिट,
क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड एज प्रोवाइडेड और लोअर एट। अगर आपको इंटरेस्ट देना था पार्टनर को, आपने नहीं दिया, आपको पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, आपने नहीं दिया, तो अब इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, सैलरी कमीशन देनी थी, नहीं दी, तो सैलरी कमीशन क्रेडिट। सब पार्टनर की इनकम है और पार्टनर की इनकम क्रेडिट। याद रखना, पार्टनर की इनकम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और बिजनेस में एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, तो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो क्रेडिट, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो भी क्रेडिट। फिर तीनों का टोटल लेना है, तीनों का टोटल लेना है। फिर अगर कोई अमाउंट ज़्यादा दे दिए तो उसको वापस लेंगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिए तो उसको वापस ले लेंगे तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, डेबिट। लॉसेस है, डेबिट। अगर प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिए तो भी डेबिट। फिर निकालेंगे टोटल बी का और ए और बी को माइनस कर देंगे, ए और बी को माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो क्रेडिट करना है उस पार्टनर को, नेगेटिव आंसर आता है तो उस पार्टनर को डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल, ए के केस में आ गया क्रेडिट 10,000 और बी के केस में आ गया डेबिट 10,000, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, हमेशा जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा और ये उसकी जनरल एंट्री होगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर का नाम लिखना है, एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड, कुछ भी आ सकता है, वो आपको यहाँ से एंट्री पता चल जाएगी प्लस माइनस करके। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी क्या होता है, कई बार कोई पार्टनर डरते हैं बिजनेस में आने के लिए, तो उनको गारंटी दी जाती है कि आप बिजनेस में आ जाइए, आप बिजनेस में आ जाइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर फर्म गारंटी दे रहा है, अगर फर्म गारंटी दे रहा है तो जितना भी पैसा कम पड़ेगा वो रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे रिमेनिंग रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे रिमेनिंग रेशियो में। अगर कोई पार्टनर स्पेसिफिक गारंटी दे रहा है तो जो गारंटी देगा वो बांटेगा, जो गारंटी देगा वो बांटेगा। कैसे, आइए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मेरा प्रॉफिट है 1 लाख, टोटल 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर है, मेरा प्रॉफिट है 1 लाख। रेशियो है 4:3:2। ठीक है, 4:3:2। और सी को गारंटी है, सी को गारंटी है 30,000 की, सी को गारंटी है 30,000 की कि सी को 30,000 की प्रॉफिट मिलेगी मिलेगी। तो कैसे बांटेंगे, ए बी सी, सबसे पहले प्रॉफिट को बांटेंगे तो आएगा 40,000, 30,000, 20,000। कैसे बांटे, 1 लाख इन 4:3:2। ए बी सी को 40, 30, 20 मिल गए, पर सी की गारंटी कितनी थी, 30,000। तो हमको सी का टोटल 30,000 करना है, हमको सी का टोटल 30,000 करना है। और सी का टोटल 30,000 करने के लिए सी के अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा 10,000। और अगर सी के अकाउंट में 10,000 प्लस किए तो ए और बी 10,000 से माइनस होंगे 4:3 में। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 7 × 4, तो यह आ जाएगा -5714। 10,000 डिवाइडेड बाय 7 × 3, तो आ जाएगा 4286 -30,000 25714 34286। समझ आया कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट। अब ए को मिलेगा 34286, बी को मिलेगा 25714 और सी को मिलेगा 30,000। इजी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगर खाली बी गारंटी देता, इफ ओनली बी गिव्स गारंटी देता, तो क्या होता? ए बी सी 40 30 20 +10 30 -10, क्योंकि बी गारंटी दे रहा है तो पूरा पैसा बी के पास से लेंगे। समझ आया? तो ए को मिलेगा 40, बी को मिलेगा 20, सी को मिलेगा 30। तो गारंटी के केस में आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कंटेंट को, और कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट है। तो मेरे को पता है आपकी एग्जाम आ रही है और मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।